चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज की क्लास में मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हो ना? जितेश, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी टेक्निकल एसईओ की क्लास। टेक्निकल एसईओ जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गूगल में। और गूगल में अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो उसके लिए टेक्निकल एसईओ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बाद। अब टेक्निकल एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ के कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मेज़र किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं टेक्निकल एसईओ की, एक मिनट मैं एम एस वर्ड ओपन करता हूँ। हाँ, तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में जो फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया जाता है वो होता है एस एस एल। एस एस एल क्या होता है? एस एस एल होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। मान लो आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है https://www.mywebsite.com। अब ये जो HTTPS है, एस, ये एस जो है, इस एस का मतलब क्या होता है? इस एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। अगर मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, ekarmaindia.com, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो यूआरएल है उसमें भी एस लगा हुआ है। इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब होता है कि कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एसएसएल जो है वो इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से कनेक्शन सिक्योर हो गया है। तो ये एसएसएल जो है ये हमें परचेज़ करना पड़ता है। कहाँ से परचेज़ करते हैं? जो वेबसाइट्स होस्टिंग और डोमेन्स सेल करती हैं, जैसे कि गोडैडी है, होस्टिंगर है, बिग रॉक है, ये जो कंपनीज डोमेन और होस्टिंग को सेल करती हैं वही कंपनीज जो हैं वो आपको एसएसएल भी प्रोवाइड करती है। और एसएसएल जो है ये आपकी वेबसाइट के रैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो गूगल का कहना ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल इंस्टॉल्ड है तो आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी पोजीशन पे रैंक हो सकती है, अदरवाइज़ गूगल आपकी वेबसाइट की पोजीशन को डाउन कर देगा, डी रैंक कर देगा। तो यहाँ से फ़र्ज़ करो कि मैंने यहाँ पे मैं गोडैडी ओपन करता हूँ। गोडैडी ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने थ्री लाइंस पे क्लिक करा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है डोमेन्स, फिर लिखा हुआ है वेबसाइट एंड होस्टिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब एसएसएल, कि यहाँ से आपको एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से आप परचेज करोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप होस्टिंगर से कोई डोमेन या होस्टिंग परचेज करते हो होस्टिंगर से, तो होस्टिंगर की जो होस्टिंग होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएल जो है वो आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड होता है। तो पहला जो टेक्निकल एसईओ का पॉइंट है वो है एसएसएल। अब चलते हैं आगे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल एसईओ में वो होता है आपके वेबसाइट की स्पीड, आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड। आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसको ओपन होने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ से ई कर्मा की वेबसाइट को रिफ़्रेश करा और इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वेबसाइट ओपन हो गई। इसी तरीके से मैंने गोडैडी की वेबसाइट को ओपन करा तो इसके ओपन होने में कितना टाइम लगा। यहीं से अगर मान लो मैं गूगल ओपन करता हूँ तो गूगल को ओपन होने में देखो कितना टाइम लगता है। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से एसएससी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, ssc.nic.in, तो इसके लोडिंग में देखो कितना टाइम लगा, कितनी जल्दी ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो डिपेंड करता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी फास्टली आपकी वेबसाइट ओपन होती है, उसको कहते हैं वेबसाइट लोडिंग स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम होगी, धीरे धीरे आपकी वेबसाइट ओपन होगी, तो आपकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक हो जाएगी। और आपकी वेबसाइट डी रैंक होने से प्रॉब्लम तो होगी,
सेकेंडली क्या होगा, सेकेंडली आपकी वेबसाइट को जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, स्किप कर देगा, मतलब बंद कर देगा आपकी वेबसाइट को और दूसरी वेबसाइट को ओपन कर देगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो ओपन ही नहीं हो रही। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बाउंस रेट को इंक्रीज़ नहीं होने देना। बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट का मतलब होता है कि अगर आपकी वेबसाइट को यूज़र स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ओपन नहीं करते क्योंकि प्रॉपरली वो लोड नहीं हो पा रही, उसमें इमेजेस लोड नहीं हो रही, तो उस केस में आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कैसे चेक करेंगे, कैसे कम करेंगे, उसके लिए हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा वेबसाइट पेज स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसको कहते हैं पेज स्पीड इनसाइट। ये जो पेज स्पीड इनसाइट टूल है ये बेसिकली गूगल का टूल है। यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट जो है उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने इसका यूआरएल पेस्ट कर दिया, एनालाइज पे क्लिक करा। ये गूगल का टूल है, याद रखना, ये जो है ये गूगल का टूल है पेज स्पीड इनसाइट। ये आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट जो है उसके लोडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोडिंग क्यों नहीं हो पा रही, और उसको कैसे हम ठीक करेंगे, मोबाइल में और डेस्कटॉप में दोनों तरीके से। तो यहाँ से मान लो मैं अमेज़ॉन ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ओपन करा अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन का देखते हैं पेज स्पीड इनसाइट कैसा है। तो पेज स्पीड इनसाइट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए। ये गूगल का टूल है, गूगल ने ये टूल जो है ये प्रोवाइड किया है। इसका जो यूआरएल है वो है pagespeed.web.dev। तो यहाँ से हम मोबाइल पे भी इसको चेक कर सकते हैं और इस तरीके से हम डेस्कटॉप पे जो है इसको चेक करेंगे। एक मिनट होल्ड करो। हाँ, तो इसको मैं दोबारा एक बार एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। कभी कभी पूरा डाटा जो है इसमें प्रॉपर फैच नहीं हो पाता इसके सर्वर से, तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो। तो ये मोबाइल में दिखा रहा है और ये डेस्कटॉप में, और ये दिखाता है आपको कोर वेब वाइटल्स। ये कोर वेब वाइटल्स में आपको पता लग रहा है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देखो मैंने पहले क्लिक करा एलसीपी पे, तो एलसीपी क्या होता है, एलसीपी होता है लार्जेस्ट कॉन्टेक्चुअल पेंट, कि सबसे पहले जब वेबसाइट इंटरेक्शन करती है सर्वर के साथ तो ये कितना टाइम लेती है, 1.7 सेकेंड। ठीक है, ये अभी पूरा ओपन नहीं हुआ, इसको एक बार ओपन होने दो, डायग्नोज परफॉर्मेंस इशू। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट के लोडिंग में क्या क्या इश्यूज़ हैं। एक बार ये लोड होने दो फिर बताता हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं एक और टूल भी ओपन कर देता हूँ साइड में, और यहाँ पे मैं https और google.com, एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। गूगल के टूल में हम गूगल को ही चेक कर रहे हैं। तो गूगल का 1.2 सेकेंड है एलसीपी, डेस्कटॉप में 1.5 सेकेंड है। ये देखो, तो ये परफॉर्मेंस इशू ओपन हो गया। गूगल, ये अभी आप जो जिसका देख पा रहे हो ये है google.com। अभी जो आप देख पा रहे हो ये है google.com। तो google.com का जो पेज ओपन होता है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 99% है, मींस बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर 90 प्लस परफॉर्मेंस हो इट मीन्स ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। 70 टू 80 परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, 70 टू 90 वो एवरेज है। एक्सेसिबिलिटी 93 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 93 और एसईओ 92, कि गूगल ने एसईओ जो है वो 92% बेस्ट किया हुआ है। अब इसको और एनालाइज करते हैं कि 99 परफॉर्मेंस जो google.com की है उसमें ये पता लग रहा है कि अगर 0 से 49 होती इट मीन्स कि वो डेंजर है,
अगर आपकी परफॉर्मेंस 0 से 49 है, इट मीन्स कि वो डेंजर है। 50 to 89 है, इट मीन्स कि वो ओके है, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं है। लेकिन 90 to 100 है, इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। कहाँ पे इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे पता लगता है कि देखो डायग्नोसिस में बता रहा है कि गूगल का जो पेज है उसमें इन्होंने जो टैग यूज़ किया हुआ है, अ मेटा नेम व्यू पोर्ट नॉट ओनली ऑप्टिमाइजेज योर ऐप फॉर मोबाइल स्क्रीन बट ऑल्सो प्रिवेंट अ 300 मिली सेकेंड डिले, कि यहाँ पे 300 मिली सेकेंड्स का डिले हो रहा है जो आपने मेटा नेम व्यू पोर्ट यूज़ किया हुआ है। लेकिन कुछ बार कुछ कोड ऐसे होते हैं जो हमें यूज़ करने ही पड़ते हैं, तो हम प्रॉपरली इसको कंसिडर नहीं कर सकते इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल सेविंग ऑफ 10 KB, कि आपने जो जावास्क्रिप्ट यूज़ करी हुई है उसमें पोटेंशियल सेविंग का 10 KB कर सकते हो। आपने जो CSS यूज़ करी है उसमें कुछ CSS जो है वो यूज़ नहीं हो पा रही हैं, वर्किंग में नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको रेक्टिफाई नहीं करना, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट बना के आपको डेवलपर को देनी है। ये आपका काम नहीं है इसको रेक्टिफाई करना, आपका काम है सिर्फ ये रिपोर्ट बना के डेवलपर को देना। ओके, तो आपका काम सिर्फ रिपोर्ट बना के डेवलपर को देना है। ये देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसका है, Amazon.in। Amazon.in के पेज की अगर मैं बात करूँ तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 56 है डेस्कटॉप में। ये देखो Amazon का पेज देख पा रहे हो, Amazon की परफॉर्मेंस 56 है, मीन्स एवरेज है, बेस्ट नहीं है, एवरेज है। और एसेसिबिलिटी 81 है, SEO जो है वो 85 है। अगर आपके ये सारे ग्रीन हो जाते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है बहुत ही जल्दी रैंक हो जाएगी। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। रैंक नहीं हो पा रही है, क्या इश्यूज़ है वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ये देखो। तो डायग्नोसिस में सारे इश्यूज़ आपको पता लग जाएंगे। ये इश्यूज़ जो हैं ये आपको रेक्टिफाई कराने पड़ेंगे। अमेज़ॉन के पेज पे भी अगर आप देखोगे तो इश्यूज़ हैं, अगर आप गूगल के पेज पे भी देखोगे तो उस पर भी इश्यूज़ हैं। तो मोस्टली पेजेस में इश्यूज़ होते हैं, कुछ इश्यूज़ इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ जो है वो हमें रेक्टिफाई करने ही पड़ते हैं। तब उससे क्या होता है कि हमारे पेज की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में जो परफॉर्मेंस है, ये देखो मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है वो 47 है। Amazon.in की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इस समय लाइव बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन की परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप देखोगे तो 47 है। 47 कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अमेज़ॉन को इसको और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। और अमेज़ॉन की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐड होते हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, वो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारी डिपेंड करती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन अमेज़ॉन को परफॉर्मेंस जो है उसको बेस्ट करनी पड़ेगी। कैसे करेगा वो, ये सारे चीज़ों को मेज़र करने के बाद आपको सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करके डेवलपर को देनी है। डेवलपर का काम होता है ये सब चीज़ें ठीक करना। समझ में आ गया? आगे चलूँ। पेज स्पीड इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो वेबसाइट लोडिंग स्पीड आप कैसे चेक करोगे? पेज स्पीड इनसाइट के थ्रू। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया बाउंस रेट। ये बाउंस रेट जो है ये आपको मिनिमम करना पड़ेगा, बाउंस रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो होता है टेक्निकल एसईओ में, कि भाई आपने जो भी इमेजेस यूज़ करी हैं उनको क्या करना है। अगर वो इमेजेस हैवी हैं तो आपको उनको कंप्रेस करना है, इमेजेस को कंप्रेस करके आपको यूज़ करना है। इमेजेस कंप्रेस कैसे करोगे? बहुत सारे वेबसाइट पे टूल्स अवेलेबल है जहाँ से आप इमेजेस जो है वो कंप्रेस कर सकते हो। तो इमेज कंप्रेसर टूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ से इजीली आप अपनी इमेज जो है वो कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट इमेज पे जाओ, कोई भी इमेज ले लो। यहाँ से मान लो मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज मैंने ले ली। इस इमेज को सिलेक्ट करा और कंप्रेस इमेज पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली ये देखो ये बता रहा है योर इमेज आर नाउ 53% स्मॉलर, कि आपकी इमेज जो है वो 53% जो है वो स्मॉल हो गई है। अब आप इस इमेज को डाउनलोड करके और अब अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। इसका साइज़ कितना कम हो गया? तो एक तो ये वे है इमेज कंप्रेसर के थ्रू। नेक्स्ट जो है कन्वर्ट योर इमेजेस इनटू WebP एक्सटेंशन। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपको अब अपनी इमेजेस जो हैं वो WebP एक्सटेंशन में कन्वर्ट करनी है। ये मैंने शुरू में क्लास में भी बताया था, कई बार बता चुका।
तो कैसे करोगे, यहाँ पे आप कन्वर्जन टूल का यूज़ करोगे, कन्वर्ट जेपीजी पीएनजी जो भी आपकी इमेज है, कन्वर्ट जेपीजी टू वेब। तो यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करो, कोई भी फाइल चूज़ करो, जैसे मान लो ये वाली फाइल मैंने चूज़ करी और इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट। तो ये इजीली जो है वेब पी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो कन्वर्ट हो गई, डाउनलोड पे क्लिक करा, ये हमारी वेब पी में कन्वर्ट हो चुकी है। वेब पी में कन्वर्ट होने के बाद इसका साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। तो वेब पी में आप इमेजेस अपलोड करोगे और गूगल जो है, गूगल भी वेब पी एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं नंबर 6 पॉइंट टेक्निकल एसईओ में। नंबर 6 पॉइंट जो है वो है मिनिफाई योर CSS JS HTML। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कोड जो है वो मिनिफाई करना है। आपको खुद नहीं करना, आपको डेवलपर को बताना है, डेवलपर करके देगा, लेकिन आपको बताना है कि ये कोड मिनिफाई करना है। मिनिफाई कैसे होता है, देखो यहाँ से आप गूगल ओपन करो, यहाँ पे लिखो मिनिफाई HTML JSS जो भी आप मिनिफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मिनिफायर टूल्स होते हैं, इनको ओपन करो, यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट करो, इनपुट CSS, और ये क्या करेगा, ये आपको मिनिफाई करके आउटपुट दे देगा। ये काम आपको नहीं करना, डेवलपर करेगा, आपको जस्ट उसको बताना है कि भाई CSS और ये सब जो है आपको मिनिफाई करके देना है। ठीक है, ये हो गई नंबर 6 ऑप्शन। नंबर 7 ऑप्शन जो है टेक्निकल एसईओ में, उसमें आपको क्या करना है उसमें आपको क्रिएट करना है साइट मैप .xml, क्रिएट करना है आपको साइट मैप .html, क्रिएट करना है आपको robots.txt फाइल, क्रिएट करनी है आपको ror.xml फाइल। तो ये फाइलें आपको और क्रिएट करनी है। ये फाइल्स कैसे क्रिएट करोगे वो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट साइट मैप, तो यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, XML साइट मैप जनरेटर। XML साइट मैप जनरेटर के थ्रू आप साइट मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मान लो मैं ये वाली वेबसाइट का URL मैंने लिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, स्टार्ट पे क्लिक करा, ये सारे पेजेस को स्कैन करेगा और सारे पेजेस को स्कैन करके ये आपके लिए साइट मैप, ROR, रोबोट, ये सारी फाइल जो है वो क्रिएट करेगा। तो एक बार देखते हैं कैसे होगा, इसको एक बार कंप्लीट होने दो। तो ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसेस। अब आपको क्लिक करना है व्यू साइट मैप डिटेल्स पे। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड मत करना, नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डाउनलोड ऑल साइट मैप्स इन जिप फाइल, इसको डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया, इसको एक बार ओपन करते हैं। तो यहाँ से मैं डाउनलोड्स में गया और ये साइट मैप को मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब इस साइट मैप के अंदर आप देखोगे कौन कौन सी फाइल्स हैं। एक तो है ROR, एक है साइट मैप .html, एक है साइट मैप .xml, उसके बाद है URL लिस्ट, उसके बाद है URL लिस्ट .txt। अब किस फाइल से क्या बेनिफिट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। साइट मैप .xml फाइल जो होती है वो होती है फॉर गूगल बॉट, गूगल बॉट के लिए। साइट मैप .html फाइल जो होती है ये होती है फॉर यूज़र्स। साइट मैप और create.ror फाइल जो होती है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार ओपन करके। ROR फाइल को मैंने ओपन किया। ROR फाइल की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। ROR फाइल की फुल फॉर्म होती है रिसोर्स ऑफ रिसोर्सेस। इस फाइल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पेज का टाइटल क्या है, आपके पेज के टाइटल का लिंक क्या है, उसके बाद टाइटल का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो लिंक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद फिर वही लिंक, टाइटल, डिस्क्रिप्शन,
हर पेज का डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, हर पेज का टाइटल क्या लिखा हुआ है, हर पेज का लिंक कौन सा है। अब आपको पर्टिकुलर पेज को राइट क्लिक करके ओपन सोर्स नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, जो जो पेजेस हैं उससे रिलेटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है आर में। साइट मैप डॉट XML फाइल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि लोकेशन क्या है आपके URL की, उसके बाद ये लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था वो, और फिर उसकी प्रायोरिटी, सेम लोकेशन लास्ट मॉडिफाई प्रायोरिटी, लोकेशन लास्ट मॉडिफाई प्रायोरिटी। तो साइट मैप डॉट XML फाइल में जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। साइट मैप डॉट HTML फाइल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें आपको इस तरीके का एक मेन्यू जो है वो मिल जाता है। अगर आप देखोगे मोस्टली आपने वेबसाइट्स में साइट मैप देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी पूरी वेबसाइट के मेन्यूज़ लिखा होता है। तो ये भी इस तरीके का आपको ऐसे HTML फॉर्मेट में मिल जाता है, जिसमें लिंक्स होते हैं। और ये लिंक्स जो हैं ये भी, जैसा कि आपको पता है, लिंक्स तो काम करते ही हैं SEO के लिए। तो ये सारे लिंक्स जो हैं ये SEO में वर्क करते हैं, तो ये लिंक्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फाइल हमें अवेलेबल होती है वो होती है URL लिस्ट। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई ये पूछ ले कि मान लो मैं यहाँ से कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन करी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करने के बाद मैं यहाँ से फ़र्ज़ करो कि ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, HubSpot। अब मैंने ये HubSpot की वेबसाइट ओपन करी है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा इंटरव्यू में कि मुझे ये बताओ कि इस वेबसाइट पे कितने लिंक्स अवेलेबल हैं, मींस कितने इंटरनल लिंक्स बने हुए हैं। ये भी इंटरनल लिंक हो सकता है, ये भी इंटरनल लिंक्स हो सकता है, यहाँ से भी ये सब इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने इंटरनल लिंक्स क्रिएटेड हैं आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे काउंट करते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं है कि अंदर अंदर कितने लिंक्स होंगे। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई ये पूछ लेता है कि पर्टिकुलर इस वेबसाइट में कितने इंटरनल लिंक्स हैं बताओ, तो वो आप कैसे बताओगे, वो बताते हैं URL लिस्ट के थ्रू। URL लिस्ट जो है वो ही एक ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने इंटरनल लिंक्स बने हुए हैं। तो URL लिस्ट पे क्लिक करा तो ये देखो, इसमें जो हैं 2 PDFs अवेलेबल हैं और 2 ये पेज हैं। तो ये 4 ही लिंक्स जो है वो अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पे। तो इस तरीके से जितने भी लिंक्स अवेलेबल होंगे वो सब आपको नोटपैड में टेक्स्ट फॉर्मेट में इस तरीके से पता लग जाएंगे कि पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे कितने लिंक्स अवेलेबल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो URL लिस्ट क्या बताता है, हाउ मैनी इंटरनल लिंक्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है। साइट मैप डॉट HTML जैसा कि मैंने बताया, फॉर यूज़र्स शोज द मेन्यू। 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको, आप लोग सुन पा रहे हो ना? यस। तो मैं ये बता रहा था कि साइट मैप डॉट HTML फाइल जो है वो हम क्रिएट करते हैं, जो हमें मेन्यूज़ को शो करता है हमारे लिस्टिंग फॉर्मेट में, शोज़ द मेन्यू इन लिस्टिंग फॉर्मेट। साइट मैप डॉट XML फाइल जो है वो होती है गूगल बॉट के लिए। गूगल बॉट क्या करता है, गूगल बॉट पहले आपकी वेबसाइट पे जाता है, आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपके साइट में फ़ाइल को रीड करता है। जैसे कि मान लो ये वाली वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट है academy.hubspot.com/ मैंने यहाँ पे लिखा sitemap.xml। तो ये देखो, हर वेबसाइट की जो है आप साइट में फ़ाइल इस तरीके से ओपन कर सकते हो। आप देख पा रहे हो, मैं HubSpot की ओपन करके दिखा रहा हूँ। HubSpot की साइट में फ़ाइल जो है वो ये है, हमने जो साइट में फ़ाइल क्रिएट कर दी वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो किसी भी वेबसाइट की साइट में फ़ाइल जो है वो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो, उसका नाम लिख के /sitemap.xml।
ठीक है। अमेज़ोन की ओपन करनी है अमेज़ोन की कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट की कर सकते हो। यहाँ से मान लो मैं कोई और वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने सिंपली लर्न ओपन करी। अब सिंपली लर्न का अगर हमें साइट मैप देखना है तो कैसे देखेंगे? स्लैश साइट मैप डॉट XML। ये देखो सिंपली लर्न का ओपन हो गया। तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट का आप साइट मैप जो है वो ऐसे ओपन कर सकते हो। सर ये साइट मैप का यूज क्या था? साइट मैप का यूज़ क्या है? साइट मैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। बेसिकली गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो गूगल आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले साइट मैप को रीड करता है। जैसा कि मैंने देखो यहाँ बताया कि साइट मैप किसके लिए? गूगल बॉट के लिए। तो जैसे ही गूगल बॉट आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो सबसे पहले आपका ये वाला URL पढ़ेगा, साइट मैप को देखेगा, साइट मैप को उसमें उसको लोकेशन मिलेगी, लोकेशन पे जाएगा, फिर यहाँ पे लोकेशन मिलेगी, इस लोकेशन पे जाएगा, फिर इस लोकेशन पे जाएगा। तो गूगल क्या करता है? गूगल बेसिकली वेबसाइट को रीड नहीं करता है कि इस तरीके से गूगल ये वेबसाइट को ऐसे पढ़ेगा, ऐसे नहीं। पहले वो साइट मैप पढ़ता है, उसके बाद वेबसाइट के पेज पे जाता है, क्योंकि गूगल को तो पता ही नहीं कि भाई कौन कौन से लिंक मुझे पढ़ने हैं, है ना। तो गूगल पहले आपके इस वाले URL को पढ़ेगा, साइट मैप को पढ़ेगा। तो साइट मैप जो है ये बेसिकली गूगल के लिए होता है, साइट मैप डॉट XML। तो उसको जहाँ जहाँ जो जो लिंक्स मिलेंगे वो उन लिंक्स पे जाएगा। और यहाँ पे प्रायोरिटी लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रायोरिटी 0.9 0.9। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, ज़्यादा होगी, पहले गूगल उसको रीड करेगा, जिसकी लो होगी उसको बाद में रीड करेगा। सर मतलब ये जो वेबसाइट ओनर है उसके लिए कुछ नहीं फर्क पड़ता इसका? वेबसाइट के ओनर को फ़र्क पड़ेगा ना, वेबसाइट का जो ओनर है। सर हैं? वो वो एडिट एडिट कर सकता है इसको? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। देखो ना यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखोगे तो मान लो ये मेरे को एडिट करना है, मैंने इसको कर दिया 0.9। ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट में है ना, ये तो टेक्स्ट है, आप इसको एडिट कर सकते हो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके ये लिंक जो गूगल रीड करेगा। गूगल ये लिंक को पढ़ता है, क्लिक करता है और सीधा इस पेज पे चला जाता है। फिर उस पेज को पढ़ता है कि उस पेज पे कौन कौन से लिंक्स हैं, ऐसे होता है। ये तरीका है गूगल बॉट के काम करने का। ओके सर। हाँ। अब इसके बाद अब इसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है वो है robots.txt। अब जैसा कि ये नाम से ही पता लग रहा है रोबोट्स, तो इट मीन्स कि ये नॉर्मल यूज़र के लिए तो होगी नहीं। तो ये किसके लिए है? ये भी फॉर गूगल बॉट के लिए है, क्योंकि इसके तो नाम में ही रोबोट लिखा हुआ है। तो नॉर्मल पर्सन के लिए फ़ाइल नहीं होती, ये भी गूगल बॉट के लिए ही होती है। अब इस फाइल में इंफॉर्मेशन क्या सेव होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइट में क्लियर हो गया सब? आगे चलें? ये हो गया ना समझ में, साइट मैप आ गया। देखो आप जब भी काम करोगे ना, मैं एक और बात बता देता हूँ। मोस्टली कंपनीज़ क्या करती हैं, वो ये ROR फाइल को मिस कर देती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो ROR फाइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, और इसी फाइल के बेस पे हमें पता लगता है। एक मिनट, कहाँ गई ROR फाइल? ये रही। तो इसी फाइल के बेस पे हमें पता लगता है कि बेसिकली पेज पे क्या डिस्क्रिप्शन और क्या टाइटल लिखा हुआ है। गूगल भी इस चीज़ को रीड करता है, और गूगल को यहाँ से उसके कीवर्ड्स पता लग जाते हैं। तो इसलिए ये फ़ाइल जो है इसमें भी लिंक होते हैं, ये फ़ाइल भी अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये साइट में फ़ाइल जो है वो हमने क्रिएट तो कर दी। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते थे, आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप ये पूछ सकते थे कि सर साइट में फ़ाइल तो हमने क्रिएट कर दी, लेकिन हम अपलोड कहाँ पे करेंगे? भाई साइट में फ़ाइल को अपलोड भी तो करोगे तभी तो गूगल रीड कर पाएगा। अपलोड कहाँ पे करोगे? तो साइट में फ़ाइल जो है ये हमेशा रूट फोल्डर पे अपलोड होती है। रूट फोल्डर होता है आपका बेस फोल्डर। जैसा कि मान लो मैं बात करूँ डी ड्राइव की, मैंने बात करी, तो डी ड्राइव जो है ये रूट फोल्डर है। इसी तरीके से जब आप होस्टिंग की बात करते हो तो होस्टिंग में फ़ाइल मैनेजर जो होता है ना, फ़ाइल मैनेजर, ये आपका रूट फोल्डर होता है। तो रूट फोल्डर पे अपलोड करनी है, ठीक है। ये तो बात रही एक। लेकिन रूट फोल्डर पे अपलोड करने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम साइट में फ़ाइल को क्रिएट करते हैं,
फिर उसके बाद रूट फोल्डर पे अपलोड करते हैं होस्टिंग में। फिर उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल में इसको ऐड करते हैं। जब हम गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं तभी गूगल इसको रीड कर पाता है, अदरवाइज इसको गूगल रीड नहीं करता। तो गूगल सर्च कंसोल में ऐड करनी पड़ती है फाइल। गूगल सर्च कंसोल मैंने बता रखा है, बता दिया पहले, बताया था क्लास में, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा। गूगल सर्च कंसोल बताया है क्लास में, यस और नो तो बताओ। नहीं बताया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही अब आज हमारा टेक्निकल ऐसी हो रहा है, कल की क्लास हमारी सर्च कंसोल की होगी। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल। ओके, चलो। अब नेक्स्ट जो फाइल है वो है आपकी robot.txt। ये फाइल क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें सेव होती है, ये अब हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है रोबोट्स, तो ये तो बेसिकली गूगल बॉट के लिए है, नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है। तो यहाँ से हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा, एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जो एडिशनल ओपन है, चलो ओपन ही रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट robot.txt फॉर वेबसाइट। तो मेरे सामने एक लिंक ओपन हुआ है SEO ऑप्टिमाइज़र। SEO ऑप्टिमाइज़र पे फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री में आप robot.txt फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करो, आपके सामने SEO ऑप्टिमाइज़र की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट ऑल रोबोट्स आर। जैसा कि मैंने बताया कि रोबोट फाइल जो है वो बेसिकली गूगल बॉट के लिए होती है, और गूगल बॉट का मतलब है सर्च इंजन्स के लिए, कि सर्च इंजन में वो चीज़ जो है वो शो हो। तो यहाँ पे अगर आप अलाउ कर दोगे, इट मीन्स कि सारे रोबोट्स जो हैं, हर सर्च इंजन का रोबोट जो है वो उसको रीड कर सके। फिर आता है क्रॉल डिले। क्रॉल डिले का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी देर बाद गूगल जो है उसको रीड करे, गूगल का बॉट रीड करे। तो बेसिकली वो तो फटाफट रीड करना चाहिए, तो इसलिए नो डिले कर दो। अच्छा, पता कैसे लगता है कि हमारी वेबसाइट को गूगल के बॉट ने कब रीड करा, कैसे पता लगेगा? देखो, यहाँ से मान लो ये आपकी वेबसाइट है, तो आपको अपनी वेबसाइट के सबसे URL के शुरू में यहाँ पे लिखना है CACHE कैशे, कॉलन लगाना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है। दिस इज़ गूगल कैशे ऑफ दिस वेबसाइट, इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपीयर्ड ऑन 5 जून 5:22। तो आज सुबह 5:22 पे गूगल ने इस पेज को जो है वो स्नैपशॉट लिया, रीड किया। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि गूगल के बॉट ने कब जो है वो लास्ट इस पेज को रीड किया है। चलो, तो अब चलते हैं आगे, वापस आ जाते हैं रोबोट फाइल पे। अब इसके बाद नेक्स्ट है साइट मैप। अब यहाँ पे आपने जो साइट में फ़ाइल बनाई है, आपकी जो साइट में फ़ाइल है ना, उसका URL आपको यहाँ पे ऐड करना है, https://sitemap.com/sitemap.xml। मान लो मेरी वेबसाइट का साइट मैप का ये URL है। अब इसके बाद ऑप्शन आती है सर्च रोबोट्स, कि जो सर्च इंजन्स हैं उन सर्च इंजन्स में उनका रोबोट जो है वो हमारी फ़ाइल को रीड करेगा या नहीं करेगा। तो गूगल को डिफ़ॉल्ट करा हुआ है, डिफ़ॉल्ट मतलब अलाउड, यहाँ देखोगे ना ऊपर, तो डिफ़ॉल्ट मतलब अलाउड है। गूगल इमेज के लिए अलाउड है, मोबाइल के लिए अलाउड है। MSN सर्च को मैं कर देता हूँ रिफ्यूज़ड, कि MSN सर्च जो है वो इसको ना रीड करे। याहू रिफ्यूज़ड, याहू भी रीड ना करे, याहू भी रीड ना करे, याहू ब्लॉग भी रीड ना करे, आस्क भी रीड ना करे। ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी सर्च इंजन हैं उन सबके नेम्स हैं। तो जो आपको लगता है कि वो यूज़फुल नहीं है इंडिया के लिए, तो उसको आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। अननेसेसरी सारे बोर्ड्स पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। बाइडू जो है ये चाइना में यूज़ होता है। तो बाकी जो सर्च इंजन हैं इन सबको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन गूगल वालों को सबको मैंने अलाउ कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है नीचे रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज़, कि भाई कौन कौन से ऐसे फ़ोल्डर्स हैं
जो गूगल का बॉट जो है उसको रीड ना करे। क्योंकि कई बार हमारे वेबसाइट में, हमारे सर्वर में बहुत सारे ऐसे फ़ोल्डर्स और फाइल्स होती हैं जो गूगल का बॉट अगर रीड करता है तो अननेसेसरी गूगल के बॉट का टाइम जो है वो वेस्ट होता है। और गूगल के बॉट के पास ना बहुत ही कम टाइम होता है आपके वेब पेज पे आके और आपके पेज को रीड करने के लिए। जैसे मान लो 5 सेकंड की मैं बात करूं या 7 सेकंड की बात करूं, तो उसके बाद इतना ही टाइम होता है। वो इतनी देर के लिए आपके पेज पे आएगा, 5 सेकंड के लिए फटाफट आपके पेज को रीड करेगा, जितने भी पेजेस रीड कर पाएगा उस पर्टिकुलर 5 सेकंड के अंदर, और फिर वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। फिर वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे कब आएगा, इसका आंसर तो गूगल के पास भी नहीं है। गूगल को भी नहीं पता कि आपके पेज पे दोबारा गूगल का बॉट कब आएगा, क्योंकि बेसिकली ये सारा जो है ये एआई बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो इसका आंसर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो बॉट है। वो कब आपके पेज पे आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, हम फोर्सफुली उसको अपने पेज पे बुला सकते हैं, ये हो सकता है। ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो अभी मैंने बात बोली है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। उसमें यही पूछा जाता है कि भाई गूगल बॉट को क्या हम दोबारा बुला सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है। तो दोबारा गूगल बॉट को ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि उसको मैसेज कर दो कि आप आ जाओ, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे गूगल बॉट जो है उसको हम मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके पेज पे आके उसको रीड करे। ये एक बात होती है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज़ हैं, इसमें मान लो एक और मेरी डायरेक्टरी है, इमेजेस का फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि गूगल बॉट जो है वो मेरे इमेजेस को फोल्डर को रीड ना करे। ठीक है, गूगल बॉट जो है मेरी फाइल्स का फोल्डर है उसको रीड ना करे। तो अननेसेसरी मैं नहीं चाहता कि गूगल का बॉट ये वाले फोल्डर्स भी रीड करे, नहीं तो उसका टाइम अननेसेसरी यहाँ पे वेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है क्रिएट robot.txt फाइल और क्रिएट एंड डाउनलोड। तो मैं इसको क्रिएट एंड डाउनलोड कर देता हूँ। ये देखो, तो रोबोट फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। एक बार ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं वो डिसअलाउ हैं, क्योंकि मैंने इनको डिसअलाउ कर दिया था। ऊपर की जो लाइन है उसको डिलीट कर देना, वो बेसिकली मार्केटिंग की लाइन है। अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो बाकी सारे जो हैं वो अलाउड है। और डिसअलाउ क्या है, CGI बिन डिसअलाउ क्या है, इमेजेस डिसअलाउ क्या है, फाइल्स। तो ये 3 फोल्डर भी डिसअलाउ हैं। और सबसे एंड में जो है वो साइट मैप का URL एडिट है। अब ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये जो robot.txt फाइल है ये कहाँ पे अपलोड करोगे, ये भी आप अपलोड करोगे रूट फोल्डर में। ये भी रूट फोल्डर पे अपलोड करोगे। देखो, मैं किसी वेबसाइट का दिखाता हूँ आपको। यहाँ से सिंपली लर्न का मैं आपको रोबोट दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा robots.txt। ये देखो, ये सिंपली लर्न की रोबोट फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। तो इन्होंने रोबोट फाइल कुछ इस तरीके से बनाई हुई है कि यूज़र का एजेंट जो है गूगल, होटल एडवाइज़र, ये कुछ एजेंट दे रखे हैं जो रीड कर सकते हैं, जिनको अलाउ है। इसको भी बिंग एड्स को अलाउ कर दिया, याहू को भी इन्होंने अलाउ कर दिया। हमने इन्हें डिसअलाउ कर दिया था, लेकिन सिंपली लर्न ने इन सबको अलाउ किया हुआ है। क्योंकि सिंपली लर्न जो है वो तो वर्ल्ड वाइड काम करती है, तो इसीलिए जितने भी वर्ल्ड में जो जो बेसिकली सर्च इंजन्स हैं, मोस्ट सर्च इंजन, उन सबको अलाउ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये सब जो इनके जो क्या कहते हैं फ़ोल्डर्स हैं, इन सब फ़ोल्डर्स को भी इन्होंने अलाउ किया हुआ है। और ये सारे फ़ोल्डर्स हैं जिनको इन्होंने डिसअलाउ किया हुआ है, ये सारे फ़ोल्डर्स को। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, सिंपली लर्न की लाइव रोबोट फाइल। किसी भी वेबसाइट की रोबोट फाइल, किसी भी वेबसाइट की साइट में फ़ाइल जो है वो आप ओपन करके देख सकते हो। 3-4 वेबसाइट की साइट में फ़ाइल, रोबोट फाइल ओपन करो, उनको पढ़ो, देखो कैसे लिखते हैं, उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग फ़ाइल क्रिएट करने की कोशिश करो। कैसे फ़ाइल क्रिएट होगी साइट मैप की, कैसे ROR फाइल क्रिएट होगी, कैसे आपकी रोबोट फाइल क्रिएट होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आया अभी तक भी कि कैसे फ़ाइल क्रिएट होती है तो पूछ सकते हो। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो इन्होंने साइट मैप के इतने सारे साइट मैप बना रखे हैं। हर पेज के लिए इनके अलग साइट मैप है। सिटी US के लिए, सिटी रो के लिए, सिटी इंडिया के लिए, तो अलग अलग इन्होंने साइट मैप्स जो है वो क्रिएट करे हुए हैं, क्योंकि सिंपली लर्न एक बहुत बड़ी वेबसाइट है इसलिए। तो आप मल्टीपल साइट मैप्स भी जो हैं वो बना सकते हो, मल्टीपल पेजेस के लिए अलग अलग। तो अगर आपका इस तरीके का इतना बड़ा पोर्टल है तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। तो जब भी आप कंपनी में जॉब करने जाओगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, रीड करके जाना, देख के जाना। तो आपसे क्या करा जाएगा, आपसे इस तरीके से फ़ाइल ओपन कर देंगे और फिर पूछेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है।
तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो WP कंटेंट, WP एडमिन, इससे ये पता लगता है कि साइट में ये सिंपली लर्न वाली जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। देख रहे हो वर्डप्रेस, देखो मैं दिखाता भी हूँ। मैंने यहाँ से सिंपली लर्न की वेबसाइट ओपन करी और यहाँ पे लिखा WP एडमिन। तो ये देखो मेरे सामने वर्डप्रेस का एडमिन ओपन हो गया। तो इससे ये पता लगता है कि सिंपली लर्न वाली जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में क्रिएटेड है। इसी तरीके से HubSpot का देखना है तो ये HubSpot का भी देख सकते हो, /robots.txt। ये देखो ये HubSpot की फाइल ओपन हो गई है, साइट में यूज़र एजेंट कि इन सबको इन्होंने डिसअलाउ किया हुआ है, बाकी सबको अलाउ है। इन्होंने 3 साइट मैप बना रखे हैं अलग अलग। साइट मैप ओपन करना है इनका, URL कॉपी करो, सीधा साइट मैप ओपन हो जाएगा इनका डायरेक्ट। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा अच्छा, जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। ये देखो ये साइट मैप ओपन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ मेरा क्वेश्चन ये है आप सब से कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई ये पूछता है कि गूगल जो है वो पहले साइट में फाइल को रीड करेगा या रोबोट फाइल को, तो आपका क्या आंसर होगा? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई गूगल जो है, गूगल का जो बॉट है, गूगल का जो स्पाइडर है, गूगल का जो क्रॉलर है, वो पहले कौन सी फाइल को रीड करता है? साइट में फाइल को रीड करता है या रोबोट फाइल को रीड करता है? तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? साइड मैप। साइट में फाइल को रीड करता है। ओके, और किसी का कोई जवाब है? ओके, तो साइट में फाइल को रीड करता है, ये आपने किस बेसिस पे बताया? सर रोबोट को करना चाहिए क्योंकि उसके पास सर उसका जो साइट मैप का यूआरएल भी होता है। बिल्कुल और ठीक, क्या वेरी नाम। गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। ये जिस भी स्टूडेंट ने आंसर दिया है ये बहुत ही अच्छा और करेक्ट और परफेक्ट आंसर दिया है कि बेसिकली गूगल जो है वो पहले, अगर आप यहाँ देखोगे ना, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ चला गया, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रोबोट फाइल होती है ना, रोबोट फाइल में साइट मैप का यूआरएल होता है। तो और जैसा कि मैंने बताया था कि रोबोट फाइल जो है वो बेसिकली गूगल बॉट के लिए है। तो गूगल का बॉट जो है वो सबसे पहले रोबोट फाइल को सर्च करता है, वो ढूंढता है रोबोट फाइल कहाँ पे है। जैसी उसको रोबोट फाइल मिलती है वो सीधा रोबोट फाइल में साइट मैप के यूआरएल को ढूंढता है। जैसे ही उसको साइट मैप का यूआरएल मिलता है वो सीधा साइट मैप पे जाता है। जैसे ही वो साइट मैप पे जाता है फिर वो आपके पेजेस में जाता है। ये इसका पूरा फ्लो होता है और ये सारा काम जो है ये 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर हो जाता है। समझ में आया? ये पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके ये रोबोट फाइल को ढूंढेगा, जैसी मिलेगी उसमें साइट मैप को सर्च करेगा। साइट एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आपके गूगल सर्च कंसोल में आपकी साइट मैप का लिंक जो है वो ऐड होना चाहिए, ये भी बात है। दोनों तरीके, एक तो ये होना चाहिए और दूसरा वो होना चाहिए। तो इसीलिए गूगल का जो बॉट है वो पहले आपकी रोबोट फाइल को रीड करता है, उसके बाद साइट में फाइल्स को रीड करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं टेक्निकल एसईओ के अंडर। और मेरे पास एक पीडीएफ भी मैंने बना रखी है, वो भी मैं अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया इन सब पॉइंट्स में तो आप एक बार पूछ सकते हो। बाकी आपने जो जो वेबसाइट बनाई है उन वेबसाइट में अपना टेक्निकल एसईओ के जो भी पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करो। और हमारी जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल। तो कल हम गूगल सर्च कंसोल जो गूगल का टूल है उसको कवर करेंगे।